दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी रहमतुल्लाह जावेद साहब की भी है, जो फिरोजपुर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मेरा नाम एम्बेसडर रहमतुल्लाह जावेद है और मैं यहाँ लाहौर में एक अरसे से मुकीम हूँ। यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद मैंने अपनी रहाइश जो थी यहीं पर रखी। मैं पाकिस्तान बनने से पहले फिरोजपुर में रहता था। फिरोजपुर जो है वो लाहौर से तकरीबन 40 से 45 मील दूर है और सतलज क्रॉस करके अगर आप जाएं तो ये एक बड़ा शहर है जो कि बुनियादी तौर पर ज़रई शहर था और अब भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ज़राअत काफ़ी है। तो जब मैं लाहौर आया तो मैं तकरीबन 8 से 9 बरस का था और मुझे याद है कि जब मैं 14 अगस्त को लाहौर में आया तो लाहौर में वाल्टन का एक कैंप बनाया गया था जिसमें महाजिरीन को रखा जाता था ताकि वो एक आध दिन वहाँ रहे और उसके साथ साथ अपना बंदोबस्त करें। तो यही हुआ कि मैं 1947 को जब आया तो मुझे याद है कि सबसे पहला तोहफ़ा जो मुझे मिला वो ये था कि मेरे चचा अज़मतुल्लाह गालिबन मुझे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो बाबर वायर उठा के मुझे क्रॉस करने की कराने की कोशिश की। तो उस दौरान मेरी दाई टांग में, चूँकि बच्चा था, वो बाबर्ड वायर की 2 तारें होती हैं, वो पूरी घुस गई और वो निशान आज तक 1947 से आज मैं 82 बरस का हूँ तो यहाँ मौजूद है। तो ये वो याद है जो कि 1947 में हुई। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि दूसरे दिन हम लाहौर में आ गए और यहाँ पर जैन मंदिर में हमने बसेरा कर लिया क्योंकि कोई वसाइल नहीं थे। एक ट्रक था लेकिन वो फौरी तौर पर किसी तरीके से बिक नहीं सकता था क्योंकि अफरा तफरी थी और अफरा तफरी के आलम में कोई ख़रीदो फरोख्त का काम तो हो ही नहीं सकता। तो इस सिलसिले में हुआ ये कि एक दिन हमारा जो गुज़र बसर था वो बड़ा ही सख्त था। लेकिन हुआ ये कि फिरोजपुर की जो इंतज़ामिया थी वो इंतज़ामिया 2 दिन के बाद लाहौर शिफ्ट हो गई। वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जो था वो लाहौर का डिप्टी कमिश्नर बन गया, जो माल अफसर था वो माल अफसर बन गया, जो कमिश्नर था वो कमिश्नर बन गया। तो वो क्योंकि बहुत इजी था और ये वो सब मुसलमान थे तो उन्होंने भी शिफ्ट करना था। तो हुआ ये कि वालिद ग्रामी 2-3 दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास हाज़िर हुए। तो उन्होंने, चूँकि वो मेरे वालिद ग्रामी को जानते थे क्योंकि वालिद ग्रामी एक बहुत बड़े मतमूल ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे
यानी कि वो शेख बदरुद्दीन उर्फ बुद्धू कोले आले रईस आज़म फिरोजपुरी के बड़ी बेटी के बेटे थे और बड़े लाडले थे। चूँकि बड़ी बेटी का पहला बच्चा बड़ा लाडला होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से उनका जो वहाँ पर रहन सहन था वो बड़ा रईसाना था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ डिप्लोमा वगैरह करके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ट्रेनिंग ले ली थी और वहाँ पर बैटरी की शॉप उन्होंने बनाई हुई थी। इसके साथ साथ उनके मामूजाद भाई जो थे मेजर अताउल हक साहब, वो भी वहाँ पर फिरोजपुर का ऑर्डिनेंस डिपो जो मिलिट्री का था उसके वो इंचार्ज थे। और मेजर का पोस्ट आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले एक जनरल के बराबर होती है। तो वो जो डिपो था वो रंगून तक और ईरान क्रॉस करके जितनी सप्लाई लाइन थी उसकी यहाँ से जाती थी। जब यहाँ से सामान जाता था, गाड़ियाँ जाती थी, ट्रक जाते थे, तो वो आगे लड़ाई लड़ते थे। इसी सिलसिले में जो हमारे नियाजी भाई थे वो खासे मशहूर थे, बड़े तगड़े और बड़े जवान होते थे। वो 2-3 दिन के लिए ट्रेनिंग करते और उनको वो गाड़ियों में बिठा के और आगे जंग में धकेल देते थे। लेकिन होता ये था कि जंग के दौरान अगर कोई जहाज़ डूब जाता था तो बैटरियाँ डूब जाती थी। जब बैटरियाँ डूब जाती थी तो बैटरियों का नेमल बदल जो था बड़े सगीर हिंदुस्तान में नहीं था। लिहाजा उन्होंने एक बैटरी का कारखाना बेंगलोर में और एक फिरोजपुर में लगा दिया। और वो इत्तफाक की बात है कि वालिद गिरामी चूँकि बैटरी का काम भी करते थे और उन्होंने अपने शौक़ से वो बैटरी बनाने का एक नुस्खा उनसे लिखवा लिया। और इत्तफाक की बात है कि वो नुस्खा जो था वो हम लेकर यहाँ पाकिस्तान आ गए। तो वो उन्होंने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने मैक्लो रोड पर एक दुकान और एक मकान हमें अलाट कर दिया, क्योंकि वो वालिद साहब को अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि वो उनका उठना बैठना नवाब ममदोट के साथ था या मुमताज़ अली ख़ान दौलताना के साथ था। ये वो दो शख्सियात थी जो कि फ़िरोज़पुर से उभरी थी और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में ख़ासा काम किया था। और वालिद गिरामी जो थे वो पाकिस्तान की तंजीम साजी हो रही थी या उसके सिलसिले में जितनी मीटिंगें होती थी, ये भी एक उनके वर्कर थे और उनको वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। लिहाजा उस शनाख्त की वजह से, उस अमारत की वजह से वालिद गिरामी को फौरी तौर पर एक दुकान मिल गई। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हमने अपनी ज़िंदगी जो थी वो एक दुकान और मकान से शुरू की। पढ़ना और पढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है। मैंने कलम छोड़कर पेशकश प्लास पकड़ लिया और वालिद गिरामी का अमली तौर पर एक असिस्टेंट बन गया, उनका शागिर्द बन गया। और मैंने झाड़ू देना, तरौंका लगाना, मेज़ साफ़ करनी और उसके बाद दिन भर सुबह 6 बजे से शुरू होता था और रात के 12 बजे तक मैं अमली तौर पर अपने वालिद गिरामी की असिस्टेंस करता था और साथ साथ फिर मैं पढ़ता भी था। तो लिहाजा मैंने कॉन्वेंट जीसस मैरी जो कि मैं वहाँ पढ़ता था फिरोजपुर में, उसको छोड़कर 5-6 महीनों के बाद किला गुजर सिंह में वहाँ मैं चौथी जमात में तक वहाँ तक पढ़ी। और उसके बाद 4 जमातें पढ़ने के बाद फिर मैं ख़जाना गेट हाई स्कूल इस्लामिया लोअर माल पर चला गया। और वो मैक्लो रोड से मैं भारत बिल्डिंग और उस वक़्त पाकिस्तान टाइम और अमरोज़ छपता था, यही 2 बड़े अखबार थे उन ज़मानों में। और उसको क्रॉस करके मैं नासिर बाग, जिसका अब नाम रख दिया है, वो उस वक़्त गोल बाग कहलाता था, और फिर वो मैं चला जाता था। तो मैंने वहाँ से मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद 1956 में मैंने मैट्रिक करना था, लेकिन मैं मैट्रिक ना कर सका। 1956 में वालिद गिरामी बीमार हो गए, लिहाजा मुझे उन्होंने कहा कि 1 साल मैं काम को संभालूं। तो इस तरह हुआ ये कि मैं 1957 में आला दर्जे में पास हो गया। और मेरी जो किताबें थी वो मेरे उस्ताद गिरामी जो थे वो बाद में जज भी बन गए। लेकिन वो जब जज बन गए और जब वो साइकिल पर जाते थे पढ़ाने के लिए, तो मैं उस वक़्त अमीर कबीर आदमी बन गया था। तो मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके उनको अदब से सलाम करता था और उनकी खिदमत में अदब करके और फिर आगे जाता था। और वो किताबें उन्होंने रखी हुई थी कि ये वो बच्चा है जो सारा दिन सारी रात काम करता है और ये क्लास में भी फर्स्ट आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मेहनत और मेहनत की वजह से मिलती है। जब आप मेहनत करते हैं तो खुदावंद करीम उसमें बरकत डालता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं मेहनतों के नतीजे हैं, उन्हीं सच्चाइयों के नतीजे हैं कि आज मैं 82 साल की उम्र में आपके सामने बैठा हूँ।
वरना तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एवरेज लाइफ बहुत कमती हो गई है। तो हुआ ये कि 1950 में बैटरी का तजर्बा कामयाब हो गया और 1950 में ग्रैंड बैटरी बन गई। तो यकीन कीजिए कि वो मोनोपोलिस्टिक थी, वो एक हमारी मोनोपली थी, वो उसका कोई तोड़ नहीं था, जोड़ नहीं था। क्यों कि बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो इंग्लैंड से बैटरी आती थी। वो 2-3 साल गुजरे तो 1954 में हुकूमत पाकिस्तान की दफा का, मिलिट्री का, आर्मी का 3300 बैटरियों का पहला ऑर्डर मुझे मिल गया। उन्होंने हमारी बैटरी को टेस्ट किया और इस काबिल पाया कि वो मिलिट्री की स्पेसिफिकेशन को मीट कर सकती हैं। और उसके बाद क्या था कि फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने टैंकों की बैटरियां बनाई, फिर मैंने चाइनीज़ टैंकों की बैटरियां बनाई, फिर मैंने रैकलेस गन की बैटरियां बनाई, फिर मैंने बैटल बैटरियां बनाई। उस ज़माने में बैटल बैटरी कहते थे, वो लोहे की बैटरी होती थी, उसको 2 आदमी उठाते थे और उस वक्त इतना सा रेडियो नहीं होता था, इतना बड़ा रेडियो होता था जो कि कमर पर बांध के तो जंग में भागते थे। तो वो बैटल बैटरी भी हमने बनाई। फिर उसके बाद मैंने फोकलिफ्ट बैटरी बनाई, फिर रेलवे की बैटरी बनाई, फिर हेलीकॉप्टर की बैटरी बनाई, फिर सबमरीन की बैटरी बनाई और फिर पाकिस्तान की बैटरियां बाहर एक्सपोर्ट की, कुवैत में, ईरान में और सऊदी अरेबिया में। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको मेहनत से मिलती हैं और खुदावंद करीम जो है वो उसमें बरकत डालता है। तो 1954 में जब पहला ऑर्डर मिला तो वो एक्साइड वाले जो इंग्लैंड में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि इतनी हाईली टेक्नोलॉजिकल आइटम जो है वो पाकिस्तान में बन जाए। हम उस फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। जब वो उन्होंने मजबूर किया हुकूमत ने कि आप उनको दिखा दें, तो हमने उनको दिखा दिया। वो तो हमारा घर था भाई। वो पहली मंजिल पे भी हम आ गए, दूसरे पे भी आ गए, तीसरे में भी आ गए। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे, 4 कमरे हमने इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा था। तो मैंने फिर 4 एकड़ जगह जो थी वो चौक जतीफ़ खाना में ले ली और वहाँ पर ग्रैंड बैटरी की एक जदीद इमारत जो थी वो मैंने शुरू कर दी। और खुदावंद करीम का बड़ा करम है कि वो एक जदीद तरीन फैक्ट्री जो थी पाकिस्तान की, वो जब भी कोई बाहर से लोग आते थे तो लाहौर का महकमा इंडस्ट्री जो था वो दिखाने के लिए लाता था कि देखिए जनाब, हमने कितनी जदीद फैक्ट्रियाँ बना ली है। तो वो हमने वहाँ पर बना ली और फिर ये सारा काम जो था आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की और उस वक़्त तकरीबन 1959-60 में हमने ये सोचा कि अब हमारी सनत व तजारत जो है वो एक इस्तवार हो रही है, तो हमें एक नुमाइंदा जमात की ज़रूरत है। तो उस वक़्त PhD चैम्बर होती थी जिसे पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता था। तो वो PhD चैम्बर तो अभी भी दिल्ली में है। 10 दफ़ा मैं वहाँ पर डेलीगेशन लेकर गया हूँ। लेकिन वो हमने 1923 की जब ये चैम्बर थी तो उसको पहला नाम हमने वेस्ट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स रखा, फिर कुछ और रखा, क्योंकि उस वक्त 1 यूनिट बन गया था तो उसमें 1 में फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता 1960 में इसका नाम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रख दिया। हमने बड़ी जद्दोजहद की और पाकिस्तान बनाने के लिए जो हमारी मुखालिफ तंजीमें थीं या मुखालिफ मुल्क थे, जैसा कि हिंदुस्तान में वो नहीं चाहते थे, गांधी और दूसरे जो थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उनकी वो शरारतें और वो चलती रहीं और फिर हमारे कुछ मसाइल ऐसे थे कश्मीर की वजह से या दूसरी वजूहात की वजह से हमारी उनके साथ जंगें भी होती रहीं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 1965 की जब जंग हुई तो अमली तौर पर मेरे पास FDL का पास होता था और मैं गंडा सिंह वाला में फ़ौजों के साथ जाके रात को बैटरियाँ नहीं सप्लाई करता था बल्कि वहीं रहता था और उनकी तरसील का जितना काम था बैटरियों का मशीनरी चलाने के लिए वो मैं करता था। और उसी ज़माने में जब हमें चुंडा की जंग लड़नी पड़ी और टैंकों की दुनिया से सबसे बड़ी जंग हुई, उसमें ग्रैंड बैटरी जो थी वो हमने अपनी फैक्ट्री के नीचे जितनी आपकी ये चैम्बर की लंबाई है 105 फुट लंबा एक हमने अंडरग्राउंड बनाया था, उसमें सारी मशीनरी शिफ्ट कर दी और रात को हम बैटरियां बनाते थे जो सुबह के वक्त 2 बजे टैंक आते थे और उनमें फिट कर देते थे और लेके सियालकोट चले जाते थे और सुबह जंग फिर जैसे ही सुबह होती है वो जंग शुरू हो जाती थी और ये सिलसिला कई रोज़ जारी रहा। और उसके रिटर्न कन्फर्मेशन भी वो ब्रिगेडियर जो कैप्टन है वो देकर गया। मैं समझता हूँ कि वो एक हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी हौसला अफजा चीज़ है कि
हमारे पास वो सबूत है कि हमने खिदमत की। और वो कहते थे जी इसका बिल बना दे। तो मेरे वालिद ग्रामी ने कहा जी इसका मैं बिल क्या आपको बना दूं, अगर पाकिस्तान बचेगा तो बिल मैं ले लूँगा, और अगर पाकिस्तान नहीं हुआ तो इस बिल को मैंने क्या करना है, बैटरियाँ आप लेते चले जाएँ। इसी तरह 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ तो हमारे पास जो हेलीकॉप्टर थे वो उस वक्त सिर्फ रशियन हेलीकॉप्टर थे, और हिंदुस्तान और रशिया की उस वक्त बहुत बनती थी। और ईस्ट पाकिस्तान में चूँकि हिंदुस्तान का तसल्लुत था और वो चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, तो ब्रिगेडियर जब्बार साहब यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि इकबाल आपकी फैक्ट्री में बड़ा कुछ बनता है, मेरी ये हेलीकॉप्टर्स की बैटरियाँ हैं, तकरीबन 10-11 हेलीकॉप्टर हैं, और हमें ईस्ट पाकिस्तान में अपना जो ऑपरेशन है वो करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारी बैटरियाँ ख़राब है, और अगर हमारी बैटरियाँ नहीं होंगी तो हमारे हेलीकॉप्टर नहीं चल सकेंगे। खुदा का करना हुआ कि हमने वो भी खिदमत की, और ब्रिगेडियर जब्बार साहब ने हमें बाकायदा अपने लेटर पैड के ऊपर, आर्मी के लेटर पैड पर लिख कर दिया। लेकिन ये तो वो बातें हैं ना, मैंने तो आपसे अर्ज़ किया ना कि फिर तो ऑर्डरों की एक लाइन थी कि मेरे पास आर्मी के ऑर्डर आते रहते थे, हज़ारों ऑर्डर हमने इसी तरह मुकम्मल किए। इसी तरह रेलवे की जब बैटरी बना दी 1964 में, तो फिर उसके बाद 1,26,800 रुपये की एक बैटरी थी, आज से 30 साल पहले 1,26,000 की। तो अंदाज़ा कीजिए आज वो बैटरी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए एक बैटरी जो है जो इंजन में लगती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अमली तौर पर हमने खिदमत की। टेक्सटाइल मिलें बनाई, चैम्बरें बनाई, और उसके साथ साथ ये रास्ते बनाए। ये हर सारी चीज़ें जो हैं खुदा का करम है कि वो हुआ, लेकिन हमने उतनी मेहनत नहीं की, उतनी ईमानदारी नहीं की जितनी कि इसकी ज़रूरत थी। 1940 के बाद जो बेचैनी थी बरसगीर हिंदुस्तान में वो बिल्कुल बढ़ गई थी, और हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक तफरकाबाजी थी। मुसलमानों को बहुत कमतर समझा जाता था, मुसलमानों की कोई कदरों कीमत नहीं थी। हालांकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर इतनी हुकूमत की, इतने 100 साल हुकूमत की, और हिंदुओं को बड़ा दर्जा भी दिया। कभी हमने उनके मज़हब को नहीं छेड़ा। मुसलमानों की ये हमेशा खासियत रही है कि हमें कोई ना छेड़े और हम किसी को नहीं छेड़ते। लेकिन ये जो था हिंदू पानी और मुस्लिम पानी का जो मसला था ये बड़ा शदीद था, और उससे बेशुमार मौतें भी वाक़या हुई और बेशुमार किस्से भी उसके बयान हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ही एक इबरतनाक बात है। जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पर मुसलमानों की बहुतात ज़्यादा थी, और मुसलमानों की बहुतात होने की वजह से वहाँ पर हंगामा आराई बहुत कमती थी। दूसरे इलाकों में ज़्यादा थी, यानी कि फ़िरोज़पुर में इतना नहीं हुआ, लेकिन जो जलंधर और अमृतसर से लोग आ रहे थे उनका रास्ता तो यही था ना, उन्होंने इधर से गुजरना था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो था वो इंतशार पैदा हुआ था, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उधर से आ रहे थे। हमारी जो मुसलमानों की तंजीमें थी उनमें डेफिनेटली 1940 के बाद पाकिस्तान बनाने का जज्बा जो था वो उभरा हुआ था, लेकिन मुसलमान जो थे वो तादाद में कमती थे, सिखों और हिंदुओं का गलबा था, इसलिए जो कोशिशें थी वो होती तो ज़रूर थी, नारेबाजी भी होती ज़रूर थी, लेकिन वो बड़ी महदूद पैमाने पर होती थी, और फिर कुछ मैं समझता हूँ अंडरग्राउंड भी होती थी कि हमें वो पकड़ के मार ही ना डाले। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने उस वक़्त जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है शायद मैंने 9 साल की उम्र में लगा दिया हो, क्योंकि वालिद ग्रामी को मैं देखता था, वो उस वक़्त के बड़े जो हमारे रहनुमा थे उनके पास वो रोज़ाना ही तकरीबन जाते रहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आदमी को याद रखनी चाहिए। और फिर जब हम पाकिस्तान आने लगे तो फिर मैंने देखा कि जो हमारे मुसलमान हैं उनके ऊपर जो जबर और जुल्म हुआ, और सिखों ने और हिंदुओं ने मिलकर मैंने अपनी आँखों से जलती हुई ट्रेन देखी जो लाहौर आ रही थी, और उसकी छतों पर भी लोग बैठे हुए थे। ना कि सिर्फ फ़ोटो है, लोगों ने शायद फ़ोटो देखी होगी, मैंने चलती हुई ट्रेन देखी है। चूँकि हमारे पास थोड़े से वसाइल ऐसे थे कि वो हमें शायद हमला ना हो सका हम पर, लेकिन हम खोते और रेड़े और गड्ढियों के ऊपर और टांगियों के ऊपर जो लोग थे वो अपना साजो सामान लेकर आ रहे थे।
इसी तरह हमारे साथ भी एक यही हुआ कि जब सारे मोहल्ले को पता लग गया कि सुबह ये लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, तो हम सोकर उठे तो हमने कहा था चलो 4 चीज़ें लाहौर ले जाएंगे। रहने का सामान तो पता ये लगा कि ट्रक तो ऑलरेडी मुसलमान लोगों से भरा पड़ा है और उसमें तो जगह ही भी कोई चीज़ रखने के लिए नहीं है। आखिरकार हम ऊपर ट्रक के टूल बॉक्स के ऊपर तीनों भाई सके और चचा 2 हमारे और वालदा ग्रामी आ गए मिलिट्री की गाड़ी में बैठकर यहाँ आए। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का खून जो था वो बड़े बेदर्दी से बहाया गया और उस वक़्त उसमें सिखों ने बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक वो दास्तान है जिसको कि हमें अपने बच्चों तक पास ऑन करना चाहिए। ये वो दास्तान है आज़ादी की कि जिसको हमें याद रख के आज़ादी की कीमत, वो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कि ये तो आज़ादी का सिला तो हमने नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी आज़ादी का सिला दें। वो सिला क्या है? मेहनत, मेहनत और मेहनत, सच्चाई, सच्चाई और सच्चाई करें और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, मान करें, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।